नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य टॉपिक का अध्ययन करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। शान चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक कब बना? 320 ईस्वी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किस गुप्त शासक ने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रारंभ कब किया गया? 319-320 ईस्वी में। गुप्त संवत का प्रारंभ किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक कब बना? 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 12 शासकों को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान किससे लगाया जाता है? सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? कवि हरिसेन ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक कब बना? 380 ईस्वी में। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? गुप्त काल में। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। शकों की विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए थे? चंद्रगुप्त सेकंड। शान किसका राजकवि था? चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड के समय विद्या के प्रमुख केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र, उज्जैनी। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वारामिहिर वररुचि थे। शंकु वास्तुकार था। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक था। चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा, शब्द का प्रकांड पंडित और कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त था जिसने 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। महाकवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव कौन था जो शैव मतावलंबी भी था? वीरसेन। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शासन कब से कब तक किया? 455 से 467 ईस्वी तक। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? प्रणदत्त। किस गुप्त शासक के समय हुणों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या कहलाती थी? देश। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। विषय के प्रमुख क्या कहलाते थे? विषयपति। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी।
ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग लिया जाता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। बलात् श्रम को विष्टि कहा जाता था। इसे जनता द्वारा लिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती थी। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। चरागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चरागाह भूमि कहा जाता था। सील भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील भूमि कहा जाता था। अनहत भूमि, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अनहत भूमि कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या थी? 1/4 भाग से 1/6 भाग। गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु। गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। रहट और घंटी यंत्र का क्या उपयोग होता था? सिंचाई के लिए। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर तिगवा क्षेत्र में स्थित है। शिव मंदिर मध्य प्रदेश नागिवा भूमरा में स्थित है। पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के नसना कुठार क्षेत्र में स्थित है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। शिव मंदिर मध्य प्रदेश के नागौद के खोया में स्थित है। भीतर गांव मंदिर, जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर के भीतर गांव में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्यन जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन भीतर गांव का मंदिर किस राज्य में स्थित है?
उत्तर प्रदेश। किस मंदिर को ईंटों का मंदिर भी कहा जाता है? भीतर गांव के लक्ष्मण मंदिर को। दशावतार का मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है, यह कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। गुप्तकालीन शिव मंदिर भूमरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन प्रसिद्ध पार्वती मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। विंध्य जंगल में कौन सी जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? सबर जाति। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है। यह किस ईस्वी का था? 510 ईस्वी का। एरन अभिलेख में सती होने का प्रमाण मिलता है। इसमें किसके सती होने की बात कही गई है? भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने की बात कही गई है। एरन अभिलेख किस शासक का अभिलेख है? भानुगुप्त का। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव। गुप्त काल में कौन सा राजधर्म था? वैष्णव धर्म। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? विष्णु का वाहन गरुड़। देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र चित्रित है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद दूसरा स्थान पंचतंत्र का आता है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। 1 मित्र भेद, 2 मित्र लाभ, 3 संधि विग्रह, 4 लब्ध प्रणाश, 5 अपृक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराह मिहिर ने वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, वृहत जातक, लघु जातक की रचना की थी। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषयों की चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त गुप्त युग के महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकाणव ने पशु चिकित्सा में हस्ता आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी।
यहां से प्रश्न पूछा जाता है, गुप्त काल का देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी। किस गुफा को चित्तर की चित्रशाला कहा गया है? गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में किसके चित्र बने हुए हैं? बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बने हुए हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। बाघ की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किस काल में की थी? गुप्त काल में। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 5। 1 मित्र भेद, 2 मित्र लाभ, 3 संधि विग्रह, 4 लब्ध प्रणाश, 5 अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण सर्वप्रथम किसने बताए थे? आर्यभट्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट। बृहत संहिता की रचना किसने की थी? वराहमिहिर ने। पंच सिद्धांत लघु जातक की रचना किसने की थी? वराहमिहिर ने। गुप्त काल में यह किसने बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? ब्रह्मगुप्त। नवनीत कम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इनमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल में भास ने 13 नाटकों की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपए का। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग स्वर्ण युग कहलाता है? गुप्त काल। देखने के लिए आपका धन्यवाद।